कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, आखिर क्या होता है ये कंपोनेंट? इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके पास, जैसे कि कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट को कैसे यूज़ करते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ईजी और एफर्टलेसली कंपोनेंट के बारे में समझा सकूं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि कंपोनेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो कंपोनेंट आर द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर ऐप। अब मुझे मालूम है आप लोग ये लाइन सुन सुन के पक गए होंगे, तो मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। तो एंगुलर में आप जो भी चीज़ देखते हैं वो सब एक कंपोनेंट है। एंगुलर की जो यूआई है, यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, मतलब कि जो भी आपको स्क्रीन पे HTML दिखता है उसे यूआई कहते हैं। तो एंगुलर की जो यूआई है वो कंपोनेंट बेस्ड है। हम जो भी यूआई ब्लॉक बनाते हैं वो हम एक कंपोनेंट के अंदर बनाते हैं। जैसे कि हमें हेडर बनाना है तो हेडर के लिए हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। हमें कहीं प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह कुछ दिखानी है तो हम उसके लिए एक कंपोनेंट बना सकते हैं। हमें अगर कहीं लेफ्ट बार दिखाना है तो हम उसके लिए एक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो कंपोनेंट की हेल्प से हम अपनी पूरी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को तोड़ सकते हैं छोटे छोटे यूआई ब्लॉक्स में, जिससे कि काम में भी आसानी रहती है और कोड भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो फॉर एग्जांपल हम एंगुलर की ही वेबसाइट को देखते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर एक जो नोटिफिकेशन बार देख रहे हैं, अगर हमें इसे बनाना हो तो हम इसके लिए नोटिफिकेशन कंपोनेंट बना सकते हैं। और यहाँ पे जो हेडर देख रहे हैं, इस हेडर के लिए हम एक हेडर कंपोनेंट बना सकते हैं। और ये जो कंटेंट है इसके लिए भी कंपोनेंट बना सकते हैं। और इसी तरह नीचे जो फुटर है, फुटर के लिए भी हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये पेज कई सारे कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात आती है कि वाई कंपोनेंट, हमें कंपोनेंट्स क्यों बनाने चाहिए। अब जैसा आप यहाँ देख रहे हो, इस पेज में काफ़ी कुछ है। ये सारी चीज़ हम बिना कंपोनेंट्स के अगर एक ही पेज में बना देंगे तो इस पेज का कोड जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और बहुत डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस टुडे डील वाले ब्लॉक पे काम करना है तो हम इसके पर्टिकुलर कंपोनेंट में जाएंगे और अपना लॉजिक्स का या फिर HTML का जो भी काम है वो करेंगे और अपना कोड पुश कर सकते हैं। हमें बाकी के कोड में छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इजीली इस कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो एक रीज़न तो ये है कि हमें इसलिए कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा हमें डिफरेंट पेजेस के लिए डिफरेंट कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। तो वहाँ भी हमें कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम आगे देखेंगे राउटिंग सेक्शन में। अब देखते हैं कि हम कंपोनेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कोड में। अब हमें यहाँ पे अगर एक कंपोनेंट बनाना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है हमारा स्टेप्स का, ये होना चाहिए एक कंपोनेंट में। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये कमेंट कर देता हूँ। अब कंपोनेंट को क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका जो कि है CLI से, और दूसरा तरीका है कि हम कंपोनेंट को कस्टम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट CLI। तो पहले हम देखते हैं कस्टम वाला, विदाउट CLI। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कॉम्प्स नाम से। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ स्टेप्स करके। स्टेप्स में नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स वाला टेक्स्ट है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर हमें कंपोनेंट का नाम वो देना चाहिए जो उस कंपोनेंट के कंटेंट से रिलेटेड हो, तो इसलिए स्टेप्स। अब दोस्तों, कंपोनेंट की जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कुछ ऐसे है, जैसे कि कंपोनेंट नेम डॉट कंपोनेंट डॉट TS। ये नेमिंग कन्वेंशन है, हमें इसी को यूज़ करके कंपोनेंट को क्रिएट करना है। हालांकि हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम abc.ts भी रख सकते हैं, या फिर हमारा जो कंपोनेंट है क्या है, steps.ts भी रख सकते हैं। बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस है ये जो कि एंगुलर की तरफ से सजेस्टेड है कि हमें क्या करना है, कंपोनेंट नेम, उसके बाद डॉट कंपोनेंट, उसके बाद .ts। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोनेंट नेम जो कि है स्टेप्स,
डॉट कंपोनेंट डॉट ts। तो अब ये हमारी कंपोनेंट फाइल बन चुकी है, पर अभी ये सिंपल एक ts फाइल है, यानी कि सिंपल एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल ts फाइल को एज ए कंपोनेंट बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा @component। और मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा एंगुलर कोर से। एंगुलर कोर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये नोड मॉड्यूल में पैकेज है एंगुलर का। तो अब ये जो फाइल है हमारी, ये बन चुकी है एज ए कंपोनेंट। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं @component जो लिखा है हमने, तो @ के साथ जो भी होता है हम उसको क्या कहते हैं, डेकोरेटर। डेकोरेटर टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है टू पास मेटा डेटा। जैसा कि मैं यहाँ पे माउस ओवर करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि @component सप्लाइज कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा फॉर एन एंगुलर कंपोनेंट। तो डेकोरेटर क्या होता है, इसमें कुछ मेटा डेटा होता है जिससे ये फाइल हमारी बिहेव करेगी एज ए कंपोनेंट। अब हमें इसको एज ए फंक्शन बना देना है और इस फंक्शन के अंदर हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्टर। अब मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पे आपने देखा सिलेक्टर आ गया। मैं सिलेक्टर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमें कोलन देके, अब ये जो सिलेक्टर है इसकी भी एक कन्वेंशन है। हम जब भी सिलेक्टर बनाते हैं कंपोनेंट में तो हमें वहां पे क्या यूज करना चाहिए, app-component name, जो कि है स्टेप्स। हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप्स भी कर सकते हैं, पर फिर वही बात आती है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, हमें इसके आगे ऐप लिखना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इस कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट क्लास अब कंपोनेंट नेम, और यहाँ भी एक कन्वेंशन है कि हमें कैसे बनाना है, स्टेप्स जो हमारा कंपोनेंट नेम है वो, और उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस लगा देने हैं। अब यहाँ पे जो कन्वेंशन है, हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स का S कैपिटल रखना है और इसके बाद हमें लिखना है कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट का भी C होना चाहिए कैपिटल, और जो कंपोनेंट नेम है स्टेप्स उसका भी S होना चाहिए कैपिटल। तो ये इसकी कन्वेंशन है। तो दोस्तों अब हम बना चुके हैं अपना कंपोनेंट। अब ये जो HTML था, अगर हमें ये लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, तो इसे कहते हैं टेम्पलेट फाइल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देना है कोमा और नीचे लिखेंगे टेम्पलेट। अब हम इसमें अपना HTML लिख सकते हैं। मैं एक डिव लगा के देखता हूँ, डिव में लिख देता हूँ स्टेप्स। अब हम इसे चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब हमें कंपोनेंट को यूज करना होता है तो हम उसके सिलेक्टर के थ्रू यूज करते हैं, और यहाँ पे सिलेक्टर क्या है, ऐप स्टेप्स। हम इसको कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप स्टेप और इसका एक टैग बना लेता हूँ। तो अब हम इसको इस टाइप से यूज कर सकते हैं। पर जैसे ही हमने इसको यहाँ पे यूज किया तो आपने देखा यहाँ पे कुछ एरर आने लग गई, और ये एरर क्या है, इफ ऐप स्टेप इज एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट इज ए पार्ट ऑफ मॉड्यूल। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो भी कंपोनेंट, डायरेक्टिव, सर्विसेज ये जो बनाते हैं, हमें इनको यूज करने से पहले मॉड्यूल में रजिस्टर भी करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने ऐप मॉड्यूल में, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही मॉड्यूल है जो कि हमारा मेन मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल। इसके अंदर हमें अपने कंपोनेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का एरे है उसमें हमें अपने कंपोनेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कोमा और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा स्टेप्स कंपोनेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें इसका सजेशन भी मिल रहा है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब ये जो स्टेप्स कंपोनेंट है ये ऑटो इम्पोर्ट भी हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव, तो अब ये एरर चली गई। अब हम चेक करते हैं, तो अब आपने देखा यहाँ पे ये जो स्टेप्स लिखा हुआ आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये स्टेप का कंपोनेंट है, ये टेक्स्ट उस कंपोनेंट से आ रहा है। तो दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे टेम्पलेट यूज किया है, इसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन टेम्पलेट। अगर हमें इसमें मल्टीपल लाइन यूज करनी है तो वो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, ये एरर आएगी यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाले जो हमारे सिंगल कोट है इनको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह बैकटिक्स यूज करने पड़ेंगे। ये जो सिंबल है ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके जो कीबोर्ड में एस्केप का बटन है उसके जो नीचे वाला बटन है उसमें है ये बैकटिक्स। आप उसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे भी आपको एंड में बैकटिक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एंटर मार सकते हैं यहाँ पे,
और हम अपना HTML यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टी लाइन भी। मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और ये लाइन यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं, तो अब आपने देखा वो सारा टेक्स्ट यहाँ पे अब इस कंपोनेंट में आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ का लिखा है ऐप स्टेप्स और इसके अंदर है डिव, और डिव के अंदर वो हमारा HTML। तो दोस्तों ये तो है एग्जाम्पल इनलाइन HTML का। अब हमें अगर HTML फाइल अलग बनानी हो, क्योंकि हम सारा HTML यहाँ तो नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे टेम्पलेट URL। पहले हमने क्या लिखा था, टेम्पलेट, अब हम लिखेंगे टेम्पलेट URL। हम इसका एक HTML फाइल बनाएंगे यहाँ पे, इसके फोल्डर में हम लिखेंगे steps.html। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम एक डॉट लगाएंगे, उसके बाद स्लैश, और उसके बाद steps.html, और हम क्या करेंगे, ये जो HTML है हम यहाँ पे रख देंगे अपनी HTML फाइल में। अब हम चेक करते हैं तो अब भी रिजल्ट सेम ही है, बट जो HTML कोड है इसको हमने आउटसोर्स कर दिया है steps.html फाइल में। बट दोस्तों यहाँ पे एक बात और है कि ये जो HTML फाइल है इसका भी नेमिंग कन्वेंशन ऐसा नहीं होगा, इसका भी नेमिंग कन्वेंशन ऐसा ही होगा जैसा कि हमने TS फाइल का रखा है, steps.component.html, और इसके TS फाइल में हम यहाँ पे नेम को अपडेट कर देते हैं। तो अब भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, हमारा सारा कोड वर्क कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, CSS भी हमें अगर लगानी है तो हम कहाँ यूज करेंगे, हमें यहाँ कोमा देना है और यहाँ पे स्टाइल्स, और कोलन के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सिंगल कोट, और अब हम क्या करते हैं, डिव पे क्लास लगा लेते हैं एक स्टेप्स। तो मैं इस स्टेप्स क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डॉट स्टेप्स, और यहाँ पे मैं देता हूँ कलर ब्लू। अब हम एक बार चेक करते हैं, तो अब आपने देखा यहाँ पे अब स्टाइल अप्लाई हो चुका है, कलर ब्लू आ चुका है। अब फिर यहाँ पे वही बात आती है कि ये जो स्टाइल है ये इनलाइन स्टाइल है। हमें अगर स्टाइल्स के लिए भी अलग फाइल बनानी है जैसे हमने HTML के लिए बनाई थी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल URLs। अब जब चीज़ें मल्टीपल होती है तो एरे में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइप से लिखेंगे .steps.component.scss फाइल। अब ये जो हमने SCSS फाइल लिया है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है SCSS बेस्ड है, अगर आपका प्रोजेक्ट CSS बेस्ड होगा तो आप यहाँ लिखेंगे .css, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि SCSS ही यूज़ करें अगर आप एंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल और बना लेते हैं और फाइल का नेम लिखते हैं steps.component.scss। तो वो वाला स्टाइल अब हम यहाँ लगा सकते हैं, कलर हम ग्रीन कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं तो अब यहाँ पे कलर आ गया है ग्रीन। मैं अगर येलो करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा येलो, जो कि दिख भी नहीं रहा। तो दोस्तों ये होता है कंपोनेंट, और आपने देखा हमने इस टैब के कंपोनेंट को कस्टम तरीके से बनाया है, मतलब इसकी एक एक फाइल हमने अपने आप बनाई है और सारी चीज़ें इसमें हमने खुद लिखी है, ताकि आपको इस कंपोनेंट की रूट नॉलेज भी हो जाए कि क्या सिलेक्टर होता है, क्या डेकोरेटर होता है, टेम्पलेट URL, स्टाइल URL, और अगर हमें इनलाइन स्टाइल या फिर इनलाइन टेम्पलेट यूज़ करना हो तो वो भी हम कैसे करेंगे। हालांकि इनलाइन हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए ना। अब हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, और उस कंपोनेंट को हम बनाएंगे CLI के थ्रू। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। और दूसरा कंपोनेंट हम किस चीज़ का बनाएं। अब दोस्तों हमने एंगुलर की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन का कंपोनेंट देखा था, तो अब दूसरा कंपोनेंट नोटिफिकेशन के लिए ही बनाते हैं। अब हमें ये कंपोनेंट CLI के थ्रू बनाना है, और हमें बनाना कौन से फोल्डर में है, कॉम्स वाले फोल्डर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो जैसे ही हमने वो किया तो क्या हुआ, ये उस पाथ को लोकेट करता हुआ हमारे VS कोड के टर्मिनल में ओपन हो गया। अगर आप VS कोड का टर्मिनल नहीं ओपन करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है विंडो R यानी कि रन,
और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CMD, और CMD में आपको कौन सा पाथ ओपन करना पड़ेगा, ये वाला पाथ कॉम्स। तो जिसका शॉर्टकट क्या है कि हमें उस फोल्डर में जाना है और यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख देना है CMD। तो अब ये उस पाथ को लोकेट करते हुए यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं या फिर VS कोड के टर्मिनल में भी कर सकते हैं, पर मैं यूजली यूज करता हूँ VS कोड का टर्मिनल। अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, कमांड लिखनी है ng जनरेट कंपोनेंट, और उसके बाद कंपोनेंट का नेम जो कि क्या हम देने वाले हैं, नोटिफिकेशन। अब हमें एंटर करना है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने कंपोनेंट को ऐसे क्रिएट किया, यानी कि CLI के थ्रू क्रिएट किया, हमने लिखा ng जनरेट कंपोनेंट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये सारी फाइलें क्रिएट हुई जो कि notification.component.html, notification.component.spec.ts ये टेस्टिंग फाइल है, notification.component.ts ये TS फाइल है, notification.component.scss ये स्टाइल वाली फाइल है। ये सारी फाइलें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, जबकि आपने देखा था हमने स्टेप्स कंपोनेंट में ये सारी चीजें खुद हमने बनाई थी एक एक फाइल, और वो सारी फाइलें यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होके आ गई है और सारा मेटा डेटा यहाँ पे लगा हुआ आया है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ लिखना पड़ा ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। और तो और यहाँ पे एक चीज और हुई है, यहाँ पे लिखा है अपडेट src app.module.ts। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसे हमें अपने मॉड्यूल फाइल में डिक्लेरेशन के एरे में रजिस्टर भी करना पड़ता है, यानी कि डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली उसको हमारे ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर कर दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ यहाँ पे कमांड चलानी पड़ी और ये सारे काम हमारे ऑटोमेटिकली हो गए। अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन वाले कंपोनेंट पे। अब हम क्या करते हैं, इसके सिलेक्टर का नेम कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट के HTML में। अब क्योंकि ये नोटिफिकेशन है सबसे ऊपर आएगा, इसलिए हम इसको सबसे ऊपर बनाते हैं। अब हम चेक करते हैं, तो अब आपने देखा ऊपर यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन वर्क्स। अब हम क्या करते हैं, इस नोटिफिकेशन के कंपोनेंट में चलते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक डिव, और डिव में क्लास लगा देते हैं नोटिफिकेशन, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं यू हैव 5 न्यू नोटिफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्लास को ऐसा बना भी लेते हैं ताकि नोटिफिकेशन टाइप से लगे। तो अब ये है हमारा एक नोटिफिकेशन कंपोनेंट। तो दोस्तों आपने देखा हमने कैसे ये दोनों कंपोनेंट को क्रिएट किया। एक को हमने क्रिएट किया CLI के थ्रू और दूसरे को विदाउट CLI। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट को कैसे क्रिएट और यूज करते हैं। अब दोस्तों एक्चुअली इस वीडियो में मैंने एक बोनस पार्ट का भी प्लान किया हुआ था, जिसमें मैं आपको एक डैशबोर्ड पेज बना के दिखाने वाला था विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए मुझे इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करना पड़ रहा है। बट डोंट वरी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अपने दूसरे चैनल UX लर्न पे। सो अगर आपने मेरे दूसरे चैनल UX लर्न को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल लिंक आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।